हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स ऑप्शन सी। आज की क्लास में कवर करें कंसेप्ट फिलिप्स कर्व के बारे में। लास्ट क्लास में हमने स्टैगफ्लेशन वाला टॉपिक कवर कर लिया है। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास ही नहीं देखी ताकि आपके स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स ऑप्शन सी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोज़ अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखें और आपके स्टडी बूस्टअप हो। फिलिप्स कर्व कहते हैं कि जो रिसेंटली एक एम्पिरिकल थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन है प्रेजेंट की गई है A.M. फिलिप्स द्वारा। इसी कारण से इस कर्व का नाम पड़ गया फिलिप्स कर्व हाइपोथेसिस। द फिलिप कर्व इज़ अ टेक्निक ऑफ एक्सप्रेसिंग एम्पिरिकल वेज प्राइस एम्प्लॉयमेंट रिलेशन। यानी कि जो फिलिप्स कर्व है एक ऐसा तरीका है जिसकी हेल्प से एक्सप्रेस कर सकते हैं एम्पिरिकल वेज प्राइस और एम्प्लॉयमेंट के बारे में रिलेशन। तो यहाँ पे डायग्रामेटिकली शो किया गया है कि किस तरीके से हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने डायग्रामेटिकली इसको समझें क्या इम्पैक्ट है जिसका पड़ता है। तो यहाँ पे इसका नॉर्मली क्या कहते हैं कर्व, कहते हैं कि जैसे जैसे वेज रेट बढ़ती है वैसे वैसे अनएम्प्लॉयमेंट है वो कम हो जाती है, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि मजदूरी कम है इसलिए काम नहीं करते हैं, जिस कारण से बेरोजगारी देश में फैल जाती है। तो जैसे जैसे मजदूरी बढ़ेगी तो वैसे वैसे है जो रोज़गार भी लोग करने लग जाएंगे, यानी कि वेज रेट के बढ़ने के साथ साथ बेरोजगारी है जो कम हो जाएगी। इसको डायग्रामेटिकली हम समझते हैं। तो यहाँ पे डायग्राम में ओ एक्स एक्सिस पे अनएम्प्लॉयमेंट की परसेंटेज बताई हुई है और ओ वाई एक्सिस पे शो किया हुआ है कि एनुअल रेट ऑफ चेंज ऑफ मनी वेज और प्राइस। तो यहाँ पे फिलिप्स कर्व बताते हैं कि इनवर्स रिलेशनशिप पाया गया है दो वेरिएबल के बीच में। कौन से दो वेरिएबल हैं? रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और जो एनुअल रेट ऑफ चेंज ऑफ मनी वेज और प्राइस। यानी कि इन दोनों के बीच में, अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में और वेजेस के बीच में एक इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स रिलेशन का मतलब है कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। अगर वेज बढ़ जाएगी अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी, अगर वेज कम होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। तो जब दो फैक्टर्स के बीच में नेगेटिव रिलेशन होता है तो उसका स्लोप हमेशा क्या जाता है? डाउनवर्ड जाता है। तो इस तरीके से फिलिप कर्व का जो स्लोप है यहाँ पे डाउनवर्ड है। हम देखते हैं कि स्टार्टिंग में मान लेते हैं कि इतना वेजेस है, तो इस वेजेस के ऊपर तो यहाँ पे हम लेके चलते हैं कि इतना अनएम्प्लॉयमेंट है, वेज कम है और इतना अनएम्प्लॉयमेंट है। कि जैसे वेज बढ़ गया, वेज बढ़ के अपवर्ड शिफ्ट हो गया, यानी कि यहाँ से वेज बढ़ा तो बढ़ के शिफ्ट हो गया। तो जैसे वेज बढ़ा तो हम देखते हैं कि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट पहले यहाँ थी, अब कम होकर कहाँ गई है? यहाँ पे शिफ्ट हो गई है। यानी कि जैसे जैसे वेज रेट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो अनएम्प्लॉयमेंट है कम होती जाएगी। कि दस द रेट ऑफ वेज इंक्रीज, कहते हैं जैसे जैसे वेज बढ़ा डिक्लाइन विद द इंक्रीज इन द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, तो वैसे वैसे अनएम्प्लॉयमेंट की रेट है जो कम हो गई है। ऐसे वाइस वर्सा लेंगे, यानी कि वेज कम हो जाएगी जिस कारण से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। व्हेन द अनएम्प्लॉयमेंट लेवल इज़ वेरी लो, कि जब अनएम्प्लॉयमेंट लेवल बहुत ही लो है, जनरल एक्सेस डिमांड विल बी एग्जिस्ट, तो यहाँ पे एक्सेस डिमांड जो एग्जिस्ट करेगी विच विल कॉज ए डिमांड पुल ऑन वेजेस, कारण से डिमांड पुल हो जाएगा, यानी कि वेज क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। सो वेज रेट विल बी हाई, तो इस कारण से वेज रेट क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी। यानी कि जब अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है, अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी कम है, हर कोई काम पे लगा हुआ है, तो उस केस में अगर रोजगार के लिए डिमांड की जाती है, लेबर की डिमांड की जाती है, तो यहाँ पे डिमांड के ज़्यादा होने से हम जानते हैं कि फिर वेज रेट भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे लेबर की डिमांड बढ़ेगी वैसे वैसे जो वेज रेट भी है जो इंक्रीज़ होता जाएगा। नेक्स्ट कहते हैं कि जैसे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी यानी कि बेरोजगारी बढ़ेगी तो जो ट्रेड यूनियन डिमांड विल बिकम वीकर, तो यहाँ पे ट्रेड यूनियन डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ग्रेजुअली वाइल एम्प्लॉयर्स रिस्टेंट विल बिकम स्ट्रॉन्गर, तो यहाँ पे जो एम्प्लॉयर का रिसिस्ट करना क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वेज रेट होगी, सो द रेट ऑफ वेज इंक्रीज विल टेंड टू डिमिनिश, तो यहाँ पे वेज रेट क्या करेंगे? एम्प्लॉयर कम देंगे। क्योंकि हम रियल लाइफ में भी ऐसा देखते हैं कि जब बेरोजगारी ज़्यादा होती है तो अगर एक पर्सन
500 रुपये में काम करने के लिए तैयार होता है, तो दूसरा कहता है कि नहीं मैं 400 में कर दूंगा, तो वहाँ पे जो बेरोजगारी के कारण वेज रेट क्या कर देते हैं, डाउन कर देते हैं। क्योंकि यहाँ पे बेरोजगारी है, हर किसी को ऐसा होता है कि मैं काम पे लग जाऊँ, जिस कारण से वो आपस में कम्पीट करते हैं लेबर, और वेज रेट डाउन चली जाती है। यहाँ पे नेक्स्ट कहते हैं कि गिवन रिलेशनशिप बिटवीन वेज रेट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे जो रिलेशनशिप हम समझते हैं वेज रेट और अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, इट इज़ इजी टू ड्रॉ ए रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन प्राइस एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो यहाँ पे जब हमने समझा रिलेशनशिप वेज के बारे में और अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, तो अब हमें आसान हो जाएगा समझना रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, बिकॉज प्राइस लेवल इज क्लोजली एसोसिएट विद द वेज कॉस्ट। क्योंकि यहाँ पे जो प्राइस है वो किससे क्लोजली रिलेट करता है, वेज कॉस्ट से। इन ए कॉम्पिटिटिव मार्केट दस अज्यूमिंग दैट द प्राइस लेवल चेंज इन अकॉर्डेंस विद द वेज रेट। तो यहाँ पे जो प्राइस लेवल चेंज होता है वो किसके अकॉर्डेंस होता है, वेज रेट के चेंजेस के अकॉर्डिंग होता है। The Phillips curve also represent the expected rate of price change at varying rate of unemployment। तो यहाँ पे जैसे जैसे अनएम्प्लॉयमेंट की रेट चेंज होती है वैसे वैसे फिलिप कर्व एक्सप्रेस करता है कि कैसे रेट ऑफ प्राइस जो चेंजेस होते हैं उसमें। सपोज करो कि अगर रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट 8% है, यानी कि अगर बेरोजगारी 8% है, तो यहाँ पे रेट ऑफ इन्फ्लेशन 2% है। यानी कि जैसे ही अनएम्प्लॉयमेंट 8% है वैसे इन्फ्लेशन है जो 2% है। अगर रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है वो डाउन चली जाती है, 8 से कम हो गई, कितनी होगी, 4% हो गई है, तो यहाँ पे जो इन्फ्लेशन रेट कितनी हो जाएगी, 2 से बढ़ करके 6% हो जाएगी। तो यहाँ पे दोनों में ही इन्वर्स रिलेशनशिप पाया गया अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में और इन्फ्लेशन के बीच में। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट 8% से कम होकर के 4% हुई है, वहीं पे दूसरी तरफ इन्फ्लेशन 2% से बढ़ के 6% हो गई है। यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट कम हो गई है और इन्फ्लेशन बढ़ गई है। तो यहाँ पे इन्वर्स रिलेशन है जो पाया गया है रेट ऑफ इन्फ्लेशन और रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में। दिस सिमिलर रिलेशनशिप हैज़ बीन सीन बिटवीन द मनी वेज रेट और रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। और यही हमने इन्वर्स रिलेशनशिप पढ़ा था इन केस ऑफ, जब हमने कवर किया था विद डायग्रामेटिकली मनी वेज रेट और रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के केस में। तो यहाँ पे कहते हैं कि फॉलो दैट इफ़ वी डिज़ायर टू हैव ए लोअर रेट ऑफ इन्फ्लेशन, अगर हम डिज़ायर करते कि इन्फ्लेशन कम हो, वी मस्ट बी प्रिपेयर टू एक्सेप्ट ए हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो कहता है कि उसके लिए हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा अनएम्प्लॉयमेंट भी हाई होगा। ऑन द कंट्रेरी इफ़ वी डिज़ायर टू हैव अ लो रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अगर चाहते हैं कि बेरोजगारी कम हो, वी मस्ट बी प्रिपेयर टू एक्सेप्ट ए हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन। तो उसके लिए हमें हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन है जो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो फिलिप कर्व है ये कंस्ट्रक्ट करते हैं इस बेस पे इस रिलेशनशिप को बिटवीन द रेट ऑफ चेंज इन मनी वेज रेट एंड रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। यानी कि जो फिलिप कर्व है वो कंस्ट्रक्ट किया गया, बनाया गया किस बेस पे कि इसमें रिलेशनशिप देखा गया रेट ऑफ चेंज इन मनी वेज रेट की, कितना रेट ऑफ चेंज है मनी वेज के अंदर और कितना रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी में कितना चेंजेस है। तो यहाँ पे इन दोनों के चेंजेस के रिलेशनशिप के बारे में हमने विद डायग्रामेटिकली समझ रहे हैं। तो ये फिलिप कर्व है जो एक्सप्रेस करता है, यानी कि मेनली इसका क्रक्स यही कहता है कि जो फिलिप्स है वो बताता है कि अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में और जो वेज रेट के बीच में जो चेंजेस आते हैं उनका आपस में क्या रिलेशन है। तो ये हमने समझा है। फिर उसी कंसेप्ट को आगे इसने कंटिन्यू करा कि इन्फ्लेशन का और अनएम्प्लॉयमेंट का आपस में क्या रिलेशन है। अब नेक्स्ट कहते हैं कि लॉन्ग पीरियड फिलिप कर्व के बारे में अगर समझते हैं, अगर हम लॉन्ग पीरियड फिलिप कर्व के बारे में एक्सप्लेनेशन समझते हैं। कहते हैं इकोनॉमिस्ट जैसे मिल्टन फ्रीडमैन हो गया, E.S. फेप्स हो गए हैं, कहते हैं हाउएवर पॉइंटेड आउट दैट दिस टाइप ऑफ फिलिप कर्व एक्सप्रेस ओनली ट्रांजिस्टरी शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप। कहता है कि ये इन्होंने इकोनॉमिस्ट ने ये क्रिटिसाइज कर दिया इस कर्व को कि ये तो कहता है शॉर्ट पीरियड रिलेशनशिप को बताता है। कहते हैं अगर लॉन्ग पीरियड हमने फिनोमिना को समझना है तो यहाँ पे कहते हैं इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट? नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का। यानी कि लॉन्ग रन कंसेप्ट को समझने के लिए हमें नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के कंसेप्ट को समझना जरूरी है। विच रेफर टू द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये क्या बताता है? ये बताता है कि रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, कोरस्पॉन्डिंग टू रियल वेज के कोरस्पॉन्डेंट है, विच लीड टू क्लियर ऑफ द और फ्रॉम द लेबर मार्केट। जो किससे पता क्लियर होती है, पता चलती है हमें जो लेबर मार्केट है उससे क्लियर कट है जो हमें पता चलेगा। यानी कि अगर हमने लॉन्ग रन के बारे में इंफॉर्मेशन गेट करना है तो उसके लिए हमें नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट समझनी पड़ेगी। नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या बताती है? ये बताती है कि क्या रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, किसके कोरस्पॉन्डेंस में, रियल वेज के कोरस्पॉन्डेंस में।
तो यहाँ पे इस कंसेप्ट को समझते हैं, लॉन्ग रन कंसेप्ट को। कहता है कि जो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है इज़ दैट रेट, कहता है एक ऐसी रेट है एट विच द फोर्सेज और द वेरिएबल्स इंक्रीजिंग और डिमिनिशिंग इन्फ्लेशन एंड वेजेस आर इन इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं कि जो फोर्सेज होते हैं यानी कि जो वेरिएबल्स हैं, अगर उनमें इंक्रीज़ या फिर डिमिनिश आता है इन्फ्लेशन के अंदर और वेज के अंदर, वो आपस में इक्विलिब्रियम हो जाएगा। यानी कि आपस में क्या कर लेंगे, वेरिएबल संतुलन में आ जाएंगे। इंक्रीजिंग हो रहा है, डिमिनिशिंग हो रहा है, तो अपने आप ही वो इस तरीके से एडजस्टमेंट किया जाएगा कि वो संतुलन में आ जाए। हियर द इन्फ्लेशन इज इन इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे इन्फ्लेशन क्या होगा, इक्विलिब्रियम में आएगा। मतलब क्या है इसका, कहते हैं नाइदर इट शो द टेंडेंसी टू इंक्रीज नॉट टू डिक्रीज। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि इन्फ्लेशन ना ही तो बढ़ रहा है और ना ही इन्फ्लेशन है जो कम हो रहा है, संतुलन में है, इक्विलिब्रियम में है। दिस इंडिकेट द मैक्सिमम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एट द पॉइंट ऑफ फुल यूज ऑफ प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी। ये कब होता है, जब लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मैक्सिमम इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जितनी एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है वो पूरा लेवल है जो कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ पे जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है इकोनॉमी का वो पूरे तरीके से इस्तेमाल की जा चुकी है। एट द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एक्चुअल इन्फ्लेशन इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन। तो यहाँ पे नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर जो एक्चुअल इन्फ्लेशन होते हैं वो किसके इक्वल आती है, एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन के इक्वल आती है। दस इन डिक्लाइन in unemployment below that natural rate that it is induced by rising effective demand will be temporary affair। अगर कहता अनएम्प्लॉयमेंट नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट से बिलो आ जाती है, कहते इस केस में जो राइज हो जाएगा इफेक्टिव डिमांड है, लेकिन ये टेम्परेरी अफेयर है, परमानेंट नहीं है, ये थोड़े टाइम के लिए होगा। बिकॉज द राइजिंग प्राइस लोअर द रियल वेज, क्योंकि अगर प्राइस बढ़ते हैं तो उससे रियल वेज कम हो जाती है। एंड वंस द वर्कर रियलाइज दिस, अगर एक बार वर्कर्स को ये एहसास हो गया, दे विल बार्गेन फॉर हायर एंड हायर मनी वेज, तो फिर वो क्या करेंगे, हाई से हाई मनी वेज के जो डिमांड करेंगे। दस अनएम्प्लॉयमेंट टेंड टू रिटर्न टू इट्स नेचुरल रेट, तो फिर दोबारा क्या हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट अपनी नेचुरल रेट के ऊपर आ जाएगा। According to these economists, the long run flip curve is a vertical straight line। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो लॉन्ग रन फ्लिप कर्व है वो क्या, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन है, जो ये n1 को डिनोट करता है। यानी कि अभी हमने कंसेप्ट में समझा कि कहता कि अगर मान लेते हैं कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो नेचुरल जो रेट है उससे नीचे आ गया, तो इससे क्या होगा कि इफेक्टिव डिमांड जो बढ़ जाएगी, लेकिन टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए बढ़ेगी। अब प्राइजेस बढ़ने शुरू हो जाएंगे लेकिन रियल वेज कम हो जाएगी। जैसे ही वर्कर्स को इसका एहसास होगा तो वर्कर क्या करेंगे, हाई से हाई मनी वेज की डिमांड करेंगे, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट दोबारा किस सिचुएशन में आ जाएगी, अपनी नेचुरल रेट के ऊपर है जो आ जाएगी। तो यहाँ पे कहता है कि जो एन डिनोट करता है, ये स्ट्रेट वर्टिकल लाइन है जो डिनोट करती है लॉन्ग रन फ्लिप कर्व को, ये इंटरसेक्ट करते हैं एक्स एक्सिस को। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, इसने इंटरसेक्ट के इस पॉइंट पे, एम पॉइंट पे जो इंटरसेक्ट की है, कहते हैं एट पॉइंट ऑफ नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे जो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, यहाँ पे इस पॉइंट पे इन्होंने इंटरसेक्ट कर दिया आपस में। कहते हैं कि शोन पॉइंट एम फिगर 4 के अंदर, जैसा कि हमने देखा है कि एम पॉइंट पे एक दूसरे को जो इंटरसेक्ट कर रही हैं, कि जो लॉन्ग रन फ्लिप कर्व है ये शो करता है कि यहाँ पे कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं होती बैलेंस की अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के बारे में। जो लॉन्ग रन फ्लिप कर्व है ये हाइपोथेसिस होते हैं, परिकल्पना, जो एक्चुअल में होता नहीं है उसके बारे में परिकल्पना की जाती है। तो कहते हैं जो ये लॉन्ग रन फ्लिप कर्व है ये हाइपोथेसिस है, इज येट टू बी टेस्टेड इन प्रैक्टिस। अभी इसका प्रैक्टिस में रियल में इसको इम्प्लीमेंट करना भी बाकी है। तो ये हमारे पास कंसेप्ट बनता था फ्लिप कर्व। आई होप बच्चों के आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है जो कि थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन है। नेक्स्ट क्लास इसको स्टार्ट करेंगे। ऐसी रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो।